लोग कहते हैं कि हमारे सांसद जी अहंकारी हो गए हैं। लोग वो कहते हैं कि हम चुनाव प्रचार करेंगे ही नहीं, जबकि इस तरह के बयान ना प्रधानमंत्री देते हैं, ना देश के कोई किसी राज्य के मुख्यमंत्री देते हैं, लेकिन निशिकांत दुबे इस तरह की बात कहते हैं। क्या ये आप अपने समर्थकों के, आपके विरोधी के इस बयान को कि आप अहंकारी हो गए, क्या इस बात में सच्चाई है? झारखंड में जी। सबसे ज्यादा वोट से जीती जाने वाली लोकसभा गोड्डा होगी। क्योंकि आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं और सामने प्रदीप यादव हैं चुनावी मैदान में। आपको क्या लग रहा है, कौन टफ नोट पर चुनाव आपका हो पाता, किनसे, दीपिका पांडे से या फिर प्रदीप यादव से? मार्जिन दीपिका जी के रहने से मेरा कम होता है, तो आप देखिएगा, हो सकता है कि प्रदीप का टिकट कट के फुरकान अंसारी को टिकट मिले। आप अंक गणित के हिसाब से थोड़ा ये बताएं, आप कॉर्पोरेट टर्न पॉलिटिशियन रहे हैं, तो ज़रा बताएं कि आप अपने विकास के काम को देखते हुए 100 में से खुद को कितने नंबर देंगे? पिछले 25 साल में एक विकास का काम किया हो? यदि आज भी मेरा एक विधानसभा सबसे ज्यादा पिछड़ा है जिसने विकास को रोकने का काम किया, वो पड़ैयाहाट। तो कांग्रेस की आखिर क्या मजबूरी रही होगी कि उन्होंने दीपिका पांडे का टिकट काटकर प्रदीप यादव को दिया? कुछ तो देखिए, बात रही क्या होगी। है कि दीपिका जी का जो टिकट बदला गया है, जो मेरी जानकारी है कि राहुल गांधी के बिना जानकारी किए टिकट बदली गई है। कि आपके प्रमुखता 5 काम साफ साफ दिखते हैं। गोड्डा में अडानी पावर प्लांट दिखता है, देवघर में एयरपोर्ट दिखता है, एम्स दिखता है, नेशनल हाईवेज दिखते हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं है। क्या ये 15 साल का आपका आउटपुट है, या इसके अलावा आपके पास गिराने के लिए कुछ भी नहीं है? हरि अनंत हरि कथा अनंत। लेकिन इसके बावजूद आपके विरोधी क्यों कहते हैं कि सांसद जी ने अपने एमपी फंड का इस्तेमाल नहीं किया, उनका एक भी बोर्ड नहीं दिखता है क्षेत्र में? यहाँ लोगों की ज़मीनें अडानी पावर प्लांट में गई, लोगों का श्रम जा रहा है, लोग ने सब कुछ बलिदान दिया है अडानी के लिए। अपने जहाँ उनके घर थे उन्होंने अपना घर तोड़वा दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन चिराग तले अंधेरा है। जिस शहर को रोशन होना था उस पावर प्लांट से, वो शहर रोशन नहीं हो रहा है, बांग्लादेश चला गया। ये नाइंसाफ़ी नहीं हुई गोड्डा के लोगों के लिए या गोड्डा लोकसभा की जनता के साथ? वामपंथियों को लेके, लेफ्ट को लेके आपकी क्या सोच है? लेफ्ट इस देश के दुश्मन है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपके पिताजी राधा श्याम दुबे एक कट्टर वामपंथी थे, उनको लेके आपकी क्या धारणा है, क्या सोच है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके एक बड़े अजीज़ दोस्त हैं, और ऐसी दोस्ती बहुत बिरले लोगों ने देखी है। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री भी रहे हैं, मधुपुर से विधायक भी रहे हैं, और आप दोनों की दोस्ती कई बार झारखंड ने बाकायदा फेसबुक पर देखी भी है। इस दोस्ती का राज क्या है? क्यों राज परिवार से पूरे झारखंड के लोग बोलते हैं कि निशिकांत दुबे जी की राज परिवार जी से बनती नहीं? देखिए, ये क्या मामला है- क्या क्या है? है एक कि बार खुल करके आज इस पर बातचीत हो ही जाए। जिनको पार्टी की जिम्मेवारी का भी एहसास नहीं है, उसके बारे में मैं क्या चर्चा कर सकता हूं? लेकिन आपके बारे में एक शख्स और चर्चा करते हैं, सारठ से विधायक रणधीर सिंह, और तब रणधीर सिंह का बयान आया है कि कौन है निशिकांत दुबे। रणधीर सिंह जी का बयान तो अपने आप खत्म हो गया ना आकाश। एक मेडिकल कॉलेज हड़पने का आरोप आप पर लगा है। इस पर आपकी पत्नी सहित 9 लोगों के खिलाफ जसीडी थाने में मामला दर्ज हुआ है। 406, 409, 420, 467, 468, 471, 120 बी 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। क्या है ये मामला, थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। क्या वाकई आपने हड़पा है मेडिकल कॉलेज? स्थानीय कौन है? तो इतना सब कुछ है, तो क्या निशिकांत दुबे जी के पास खतियान भी है क्या 1932 वाला? तो आप ये कह रहे हैं कि क्या बाबूलाल मरांडी अपने प्रथम मुख्यमंत्रित्व काल में 1932 के आधार पर उन्होंने स्थानीयता तय करने की कोशिश की, और जब उनकी कुर्सी भी गई मुख्यमंत्री की तो उन्होंने गलत डिसीजन लिया? राहुल गांधी जी प्रदीप यादव की उम्मीदवारी के पूर्णतया खिलाफ है। ये मैं आपको एक बड़ी सेंसेशनल जो है बड़ी खबर बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो इंटरव्यू है जी, ये मेरे जिंदगी का इंटरव्यू होगा जो कि रिपीट होगा। झारखंड लोकसभा चुनाव के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। झारखंड के बड़े बड़े नेता नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, यात्राएं चल रही है, वोट मांगे जा रहे हैं, और इन सबके बीच चल रही है द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा भी, और साथ में चल रहा है नेतागण का नया नवेला एपिसोड भी। इस वक्त द फोर्थ पिलर की टीम गोड्डा लोकसभा में पड़ाव कर रही है, यहाँ रुकी हुई है। झारखंड के गोड्डा लोकसभा में हम सभी विधानसभाओं में जाकर यह पूछ रहे हैं कि बीते 5 सालों में या निशिकांत दुबे के 15 सालों के कार्यकाल के दौरान कितने काम हुए, कितने काम बाकी रहे, क्या फीडबैक है। ये तमाम चीज़ हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। गोड्डा के बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। कहा तो यह भी जा सकता है कि संथाल परगना की 3 लोकसभा सीटों में इकलौती सीट है गोड्डा लोकसभा जो जनरल सीट है,
और यहाँ इसका इतिहास बहुत पुराना रहा। कभी प्रभु दयाल हिम्मत सिंह का यहाँ से जीते, कभी जनार्दन यादव यहाँ से जीते, कभी जगदम्बी प्रसाद यादव यहाँ से जीते। यही गोड्डा लोकसभा है जहाँ से सोरेन परिवार के सबसे तटस्थ नेता दुर्गा सोरेन ने चुनाव लड़ा और कई बार निशिकांत दुबे को बनाने में, या यूँ कहें कि उनके राजनीति में पदार्पण, खास करके गोड्डा लोकसभा में उनके पदार्पण के लिए कई बार उनको क्रेडिट भी दिया जाता है। तो आज नेतागण की इस नए नवेले सेगमेंट में बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद गोड्डा से 3 बार के सांसद निशिकांत दुबे खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी व्यस्तता में भी हमारे लिए समय निकाला है। आपका भी शुक्रिया, क्योंकि आपकी पूरी टीम पिछले 6 महीने से जी लगातार गोड्डा में घूम रही है, भ्रमण कर रही है, चुनाव के पहले, चुनाव घोषणा के बाद। जी तो आप सभी भी बधाई के पात्र। मैं लगातार 7-8 दिनों से लगातार यात्रा पर हूँ और द फोर्थ पिलर की पूरी टीम लगभग 20-25 दिनों से यात्रा पर है। झारखंड के अलग अलग लोकसभा में हम जा रहे हैं। एक जो चीज़ हमें मोटा मोटी समझ में आई गोड्डा के अलग अलग विधानसभाओं में जाने के बाद, आपके समर्थक और आलोचक दोनों ने ये बात कही, और दोनों बीजेपी के लोगों ने भी कहा, कांग्रेस के लोगों ने भी कहा कि जब टिकट अनाउंस नहीं हुआ कांग्रेस की तरफ से, तब आपने कह दिया, साफ तौर पर फेसबुक पर लिख दिया कि मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। पहली दफ़ा दीपिका पांडे को यहाँ से टिकट दिया गया, उनकी टिकट वापसी हुई और फिर प्रदीप यादव को टिकट दिया गया। लोग कहते हैं कि हमारे सांसद जी अहंकारी हो गए हैं। लोग वो कहते हैं कि हम चुनाव प्रचार करेंगे ही नहीं, जबकि इस तरह के बयान न प्रधानमंत्री देते हैं, न देश के कोई किसी राज्य के मुख्यमंत्री देते हैं, लेकिन निशिकांत दुबे इस तरह की बात कहते हैं। क्या ये आप अपने समर्थकों के, आपके विरोधी के इस बयान को कि आप अहंकारी हो गए, क्या इस बात में सच्चाई है? देखिए, पार्टी जो काम देती है जी आपको वो काम करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि आप जो कुछ भी हैं वो अपनी पार्टी की बदौलत है, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत है। जी पार्टी के कार्यकर्ता खून पसीना बहाते हैं, आप चुनाव जीतते हैं, आप अकेले चुनाव नहीं जीतते हैं। और उसके बाद गोड्डा की जनता है जी जो पिछले बार 47 डिग्री टेम्परेचर में भी उसने 6.5 लाख वोट दिया लाइन में लग के। आप कितने लोगों से मिल पाते हैं 5 साल में? 50,000 लोगों से मिलेंगे, 1 लाख लोगों से मिलेंगे। लेकिन वो 5-5.5 लाख आदमी मोदी जी के कारण, मोदी जी के गारंटी के कारण, विश्वास के कारण, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के कारण आपको दोपहर में वोट करता है। जी वो आपसे कुछ अपेक्षा रखता है। अपेक्षा ये रहता है कि आपको एक विचारधारा के कारण उसने वोट दिया। मैंने गोड्डा की बात कही कि गोड्डा में मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। मैंने ये थोड़ा कहा कि मैं दुमका में प्रचार नहीं करूंगा, मैं राजमहल में नहीं प्रचार करूंगा, मैं गिरिडीह में प्रचार नहीं करूंगा। मुझे यदि माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में जाना पड़ा तो मैं वहाँ प्रचार नहीं करूंगा। प्रचार तो करना ही है ना, प्रचार तो पार्ट है। मैंने ये कहा कि मैं जनसंपर्क करूंगा, मैं लोगों से संवाद करने जाऊंगा और मैं उनको बताने जाऊंगा कि आखिर किस आधार पर मैंने ये मंच माइक की प्रथा बंद की। मैं सभा नहीं करूंगा, मैं अपने लिए जो है ये नहीं कहूंगा कि मैंने ये काम किया है, आप मुझे वोट दीजिए। तो मैं जनसंपर्क तो कर ही रहा हूं। अहंकार में और कॉन्फिडेंस में केवल आप समझिए कि धागे के बराबर का फर्क है। जी जिसको आप अहंकार करें वो मेरा कॉन्फिडेंस है। मेरा कॉन्फिडेंस किसके ऊपर है? मेरा कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर है। मेरा कॉन्फिडेंस गोड्डा की आम जनता के ऊपर है कि जब मैं यदि कुछ कह रहा हूं जी तो गोड्डा की जनता इस चीज़ को रियलाइज़ करेगी कि मैंने ये कहा कि मेरे लड़ाई के कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वोच्च नेता जेल में बंद है। पिछले 4-4.5 साल में भ्रष्टाचार के अलावा इस सरकार ने कोई काम नहीं किया, विकास के सारे कामों को रोका है। तो जिस पार्टी के मुखिया को मैंने जेल भेज दिया, यदि वो कार्यकर्ता, उसका कोई कार्यकर्ता मेरे खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई चुनाव लड़ने आता है तो मैंने कहा कि मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ की जनता ने जी
भ्रष्टाचार के खिलाफ जिताया है। उसको लगता है कि निशिकांत दुबे मोदी का सिपाही है और मोदी जी ने यदि कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि उनकी लड़ाई है, तो उस लड़ाई में निशिकांत दुबे उसके सहयोगी है। दूसरा, पिछले 15 साल में लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है, आप छोड़ दीजिए कोई बात, मैंने कोई काम नहीं किया हो, लेकिन चाहे देवघर हो, चाहे गोड्डा हो, चाहे दुमका हो, यहाँ जो बहू बेटियों के हालात थे कि टावर चौक पर यदि चले जाते ना शाम में, तो बड़े बड़े कुर्ताधारी जो है वो आपकी बहू बेटियों को जो है घूरते हुए नजर आते थे। वही हाल गोड्डा के कारगिल चौक का था, वही हाल गोड्डा के भिखमंगा चौक का था। आज कोई अपराधी नहीं नजर आता है, कोई रंगीला क्लब, कोई डॉन क्लब, कोई बास्को क्लब, वो पूरा जो है गोड्डा में घूमता था। आज कोई अपराधी या इस तरह का क्लब चलाते हुए लोग नहीं नजर आते हैं। इन लोगों ने, सारे गुंडों ने जो है गिरोह बना रखा था। बहू बेटियां सुरक्षित हैं, और बहू बेटियां जब सुरक्षित है, और जो दूसरा उम्मीदवार कांग्रेस ने जिसको बदल के दिया, जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसके महिला का टिकट काट के आपने उस आदमी को टिकट दिया जिसके ऊपर आरोप है। मैं नहीं कहता कि उन्होंने किया या नहीं किया। सांसद जी, हम इस पर तो आएंगे, क्योंकि इस पर तो बकायदा नहीं, बात तो खुल के करनी और है। यही कारण है, जी, यही कारण है कि मुझे गोड्डा की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मुझे एक मैंडेट दिया है कि महिलाओं का सम्मान, बच्चियों का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान हमारी प्रायोरिटी है, और जिसने असम्मान किया है या जिसके ऊपर आरोप है, आप उसके खिलाफ कैसे प्रचार करेंगे। यही बात तो मैं जनसंपर्क में कह रहा हूँ, और यही कारण है कि मैंने कहा अब इसको आप मेरा कॉन्फिडेंस कहिए या अहंकार कहिए, ये जनता तय करे। ठीक है। ये जो पहला सवाल था, ये सवाल ग्राउंड से आया और हमने सीधा सीधा आप तक पहुंचाया है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये जो जनसंपर्क आप कर रहे हैं, इसे मैं चुनाव प्रचार नहीं कहता हूँ आपकी भाषा में, अगर मैं इसे जनसंपर्क मान भी लूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि इस जनसंपर्क से क्या आंकड़ा मिल पा रहा है आपको। आप पहली दफ़ा 2009 में चुनाव लड़े, 6000 वोट के अंतर से जीते। 2014 में लड़े तो लगभग 60,000 वोट के अंतर से जीते, आगे पीछे हो सकता है। और 2019 में लगभग 1,84,000 के आसपास आप रहे। इस बार का आंकड़ा क्या है? क्या कोई डर है, या इस बार कोई कॉन्फिडेंस जो आपको लग रहा हो कि संभवतः इस बार कुछ नया कीर्तिमान स्थापित होगा? क्या लग रहा है जनसंपर्क से आपको? इस बार ये आंकड़ा 6 लाख पार जाएगा। 6 लाख वोट से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी, और पहली बार होगा जी, कि कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत जब्त होगी। डायरेक्ट फाइट में कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत जब्त होगी। ये मेरे जनसंपर्क का पूरा कंक्लूजन है। पिछली बार जिन लोगों को लग रहा था उन्होंने अपने वोट को बेकार किया, बर्बाद किया, इस बार वो वोट बर्बाद करने के मूड में नहीं है। इस बार उनको लगता है कि मुझे पॉजिटिव वोट करना है, मोदी की गारंटी पर वोट करना है, मोदी के विकास पर वोट करना है। और आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो इंटरव्यू है जी, ये मेरे ज़िंदगी का इंटरव्यू होगा, जो कि रिपीट होगा। जैसे 2019 में हमारे प्रतिद्वंदी ने कहा कि ये मेरी अंतिम यात्रा है, इसके बाद मैं मुकुट नहीं पहनूंगा गोड्डा का, फिर 2024 में वही बात करा है। तो ये जो मीडिया है, ये मीडिया के ऊपर सभी कैसेट जो है वो बजते रहते हैं। तो मैंने यदि आज से 20 साल पहले भी कुछ यदि आपको कहूँगा, तो आपके पास वो पूरी बाइट होगी, और फिर उसको आप रिपीट करते रहिएगा। ये झारखंड की सबसे ज़्यादा वोट से जीती जाने वाली लोकसभा होगी, और कांग्रेस के उम्मीदवार की यहाँ से जमानत जब्त होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि धनबाद में पीएन सिंह ने एक कीर्तिमान स्थापित किया था, और पूर्वी भारत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा वोट हासिल किया। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस बार संभवतः वही कीर्तिमान गोड्डा लोकसभा में भी स्थापित होंगे? नहीं, प्रधानमंत्री जी तो बड़ा कीर्तिमान, उससे बड़ा कीर्तिमान तो आप समझिए कि गुजरात ने प्रधानमंत्री जी को जो है सीट झोली में दे दी। निर्विरोध ही एक आदमी चुनाव जीत गया। जी, निर्विरोध जीतना इस डेमोक्रेसी के लिए कितनी बड़ी बात है, मतलब उसकी तो कोई तुलना नहीं हो सकती। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि झारखंड में जी, सबसे ज़्यादा वोट से जीती जाने वाली लोकसभा गोड्डा होगी। चलिए, हम इंतज़ार करेंगे कि क्या ये आपका बयान जो है वो कितना सत्य के करीब होता है। मेरा अगला सवाल ये है कि द फोर्थ पिलर की टीम इन दिनों यात्रा में, और हम लोग लगातार यात्रा कर रहे हैं। बहुत बड़ा उलटफेर गोड्डा में हुआ। गोड्डा में सबसे पहले प्रदीप यादव का नाम चल रहा था। आपने बाकायदा इंटरव्यू में कहा था कि आलमगीर आलम को टिकट देने की संभावना है, संभवतः उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा, और मुझे लगता है कि आपने द फोर्थ पिलर को दिए इंटरव्यू में ये बात कही थी। तो पहले तो आपने कहा आलमगीर आलम,
फिर ये बात चल रही थी कि प्रदीप यादव भी हैं और मैदान में दीपिका पांडे भी हैं, लेकिन आलमगीर आलम साइड हुए। प्रदीप यादव को भी साइड किया गया। सबसे पहले दीपिका पांडे को टिकट दिया गया, 3 दिन के अंदर उनका टिकट वापस लिया गया, प्रदीप यादव को टिकट दिया गया। मैं, चूंकि आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं और सामने प्रदीप यादव हैं चुनावी मैदान में, आपको क्या लग रहा है कौन टफ नोट पर चुनाव आपका हो पाता, किनसे, दीपिका पांडे से या फिर प्रदीप यादव से? मतलब थोड़ा सा अगर आपको लगता हो कि नहीं हम जीत ही जाएंगे तो वो बात अलग है, लेकिन दिलचस्प कब रहता है चुनाव, दीपिका पांडे या फिर प्रदीप यादव? दिलचस्प कुछ नहीं होता, मार्जिन का लड़ाई है। मैंने कहा ना, यहाँ जीत हार की लड़ाई नहीं है, यहाँ मार्जिन की लड़ाई है। तो मार्जिन कम आपका मैं आपको 2-3 एक बड़ी बात कह रहा हूँ आप जी कि जब दीपिका जी का जो टिकट बदला गया है, जो मेरी जानकारी है जी कि राहुल गांधी के बिना जानकारी किए टिकट बदली गई है। राहुल गांधी जी प्रदीप यादव की उम्मीदवारी के पूर्णतया खिलाफ है। ये मैं आपको एक बड़ी सेंसेशनल जो है बड़ी खबर बता रहा हूँ, क्योंकि 15 साल सांसद होने के नाते अक्रॉस द पार्टी लाइन जितने मेरे संबंध हैं, शायद किसी को जो है इसके लिए ईर्ष्या हो सकती है। जो मेरे विरोधी हैं वो भी मेरे दोस्त हैं। दूसरा, दीपिका एक फ्रेश उम्मीदवार थी। उनको महागामा के बाहर जी 5 विधानसभा में लोगों ने नहीं देखा था। जिन्होंने देखा था उन्होंने अखबार के माध्यम से देखा था, जिन्होंने देखा था टीवी के माध्यम से देखा था, या पॉलिटिकल कार्यकर्ता के नाते देखा था। मुझे उनके खिलाफ बोलने के लिए कोई बहुत बड़ा विषय नहीं था। महागामा की पहली बार विधायक बनी थी, तो मैं उनके खिलाफ बहुत कुछ, या मेरे कार्यकर्ता बहुत कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थे। जो बोलते वो महागामा के कार्यकर्ता बोलते। यदि लड़ाई कहीं होती कि किसने क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, तो ये जो 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा के लोग उनको फ्रेश कैंडिडेट के तौर पर ठीक ठाक मानते। कांग्रेस के कोर कार्यकर्ता होने के नाते आई थी जी तो कांग्रेस का कोर कार्यकर्ता उसके साथ अपने आप को इमोशनली जोड़ता। आज भी कांग्रेस के वोटर ऐसे हैं जो परमानेंट कांग्रेस को ही वोट करते हैं इतने वर्षों बाद। तो निश्चित तौर पर मार्जिन दीपिका जी के रहने से मेरा कम होता, 5,000 कम होता, 10,000 कम होता, मतलब इससे ज़्यादा बहुत बड़ा फर्क नहीं होता, 25,000 कम होता, लेकिन कम होता। प्रदीप यादव जी पिछले 25 साल से जी यहाँ सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, 2-2, 3-3 विभाग के मंत्री रहे। उन्होंने जो कोई भी काम किया आम जनता को परेशान करने के लिए किया। अब मैं आपको बताऊं कि जिस विधानसभा का वो नेतृत्व करते हैं, पोड़ैया, उसका एक ब्लॉक है सरैयाहाट। शेड्यूल 5 का जिला दुमका हो जाने के कारण अब तो केंद्र सरकार ने दे दिया कि आप शेड्यूल 5 के प्रखंड को अलग कर सकते हैं। जैसे गोड्डा में आपको ध्यान हो कि सुंदर पहाड़ी और बुआरी जोर जो है हमारा जो प्रखंड है वो शेड्यूल 5 है और पूरा रेस्ट जो है गोड्डा कटा हुआ है। उसमें से जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया का चुनाव गैर आदिवासी नहीं लड़ सकता। सारी पंचायतें आदिवासियों के लिए सुरक्षित है। जी आम जो गैर आदिवासी है वो सरैयाहाट में क्या करेगा? जिस पंचायत में एक आदिवासी नहीं है वहां का भी मुखिया आदिवासी होगा, वहां का पंचायत समिति आदिवासी होगा। ये उस आदमी ने कर दिया। मेरे 2 प्रखंड को, जरमुंडी और सरैयाहाट को, उस व्यक्ति ने बर्बाद कर दिया पंचायती राज मंत्री होने के नाते, जिसको अपने यहां लोगों को समस्या पैदा करने में समस्या नहीं है। उसके बारे में आप जब चर्चा करते हैं तो लोगों को बात समझ में आती है। एक सिग्निफिकेंट काम हो 25 साल में, मधुपुर में कोई काम कर दिया हो, देवघर में कोई काम कर दिया हो। ये देवघर के भी पहले सांसद देवघर जो है 2002 उपचुनाव में, इसके पहले तो ये बांका लोकसभा का पार्ट था। पहला कोई सांसद हुआ देवघर का झारखंड की तरफ से तो वो प्रदीप यादव हुआ। बिल्कुल। लेकिन पिछले 25 साल में एक विकास का काम किया हो। यदि आज भी मेरा एक विधानसभा सबसे ज्यादा पिछड़ा है जिसने विकास को रोकने का काम किया तो वो पोड़ैयाहाट है। पोड़ैयाहाट में कई एक ऐसे गांव मिल जाएंगे जो रूरल डेवलपमेंट का मंत्री रहा, जहां की जाने के लिए सड़क नहीं है।
पुल नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपके हिसाब से अगर आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो कांग्रेस की आखिर क्या मजबूरी रही होगी कि उन्होंने दीपिका पांडे का टिकट काटकर प्रदीप यादव को दिया? कुछ तो देखिए बात रही क्या होगी। है कि कांग्रेस एक लुंज पुंज बेचार पार्टी है, और कांग्रेस का जो एक एजेंडा चल रहा है, अगड़ा पिछड़ा, कहाँ सेंसस कराएंगे, क्योंकि मोदी जी इस देश के पहले पिछड़े प्रधानमंत्री, पिछड़े वर्ग से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं। पिछड़ों की आबादी यहाँ बहुत ज़्यादा है। पहली बार ऐसा हुआ कि इस मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी जो है जी, वो मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। उसका कोई काट कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस ने जो टिकट दिए वो के.एन. त्रिपाठी को टिकट दे दिया, अनुपमा सिंह को टिकट दे दिया, यहाँ दीपिका पांडे को दे दिया टिकट, उनको सुबोधकांत सहाय जी के बेटी को देना था। तो वो उस बैकलेस से उनको ये नहीं समझ में आया कि आप किसी को कैंडिडेट बना दीजिए। फाइनली राहुल गांधी जो अपने आप को ब्राह्मीण कहते हैं, ब्राह्मीण को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, या ममता बनर्जी ब्राह्मीण को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पिछड़े वोट नहीं करेंगे। पिछड़े वोट जो है पिछड़े को ही प्रधानमंत्री बनाने के लिए करेंगे। इस चीज़ को वो रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से उन्होंने यहाँ का टिकट बदला, डर से बदला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल को यदि फुरकान अंसारी 50 जगह जो है आंदोलन करने लगे, और यदि पूरे राज्य में जो है मुस्लिम संगठन खड़े हो जाएं, अकलियत जो है कि 17-18%, 20% हमारा है और हम आपके बंधुआ मजदूर नहीं हैं, तो आप देखिएगा हो सकता है कि प्रदीप का टिकट कट के फुरकान अंसारी को टिकट मिले। कांग्रेस इस तरह से लुंज पुंज और ढुलमुल पार्टी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि खास करके गोड्डा लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में बात कही जाती है कि लगभग 21% मुसलमान हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र होता है कि 21% मुसलमान हैं, 13% आदिवासी हैं। ये द फोर्थ पिलर के एक दर्शक ने बाकायदा आपके लिए ये सवाल भेजा है और उन्होंने कहा है कि ये सवाल मैं आपसे पूछूं। उन्होंने कहा है कि निशिकांत दुबे जी के लोकसभा क्षेत्र में 21% मुस्लिम मतदाता हैं, 13% आदिवासी और 12% दलित हैं। कहा जाता है कि मुसलमान और आदिवासी इंडिया अलायंस के पारंपरिक वोटर रहे हैं। इसके बावजूद आप पिछले 3 चुनाव में जीत दर्ज कर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपकी जीत का फॉर्मूला कहां से तय हो रहा है? वैसे ये डाटा गलत है। मैं आपको बताऊं कि मेरे लोकसभा में मुझे एक एक वोट की जानकारी है, एक एक वोट मैंने मार्क कर रखा है। यहाँ 3 लाख अल्पसंख्यक है, केवल 3 लाख मुसलमान है। 20 लाख वोटर में 3 लाख कितने होते हैं वह समझ जाइए, 15% वोट। केवल 2 लाख यहाँ यादव है, केवल 2 लाख यादव। 7% बताते हैं लोग, 7% के आसपास। वो आप ना कह लें, 7% यदि बताते हैं तो 1,40,000 ही बताते हैं। मैं तो उनको बढ़ा के कह रहा हूँ कि 2 लाख है। और प्रदीप यादव की दावेदारी और मजबूत हो जाती है इन्हीं यादवों मतदाताओं तो की 7% ही है ना जी। मैं तो ज़्यादा कह रहा हूँ कि 2 लाख है। और आदिवासियों की संख्या मेरे लोकसभा में केवल 1 लाख है, 5% से ज़्यादा नहीं, केवल 1 लाख है। और वो जो आदिवासी वोट है जी, पूरे राज्य में वो कहाँ वोट करता है मुझे नहीं पता, लेकिन गोड्डा लोकसभा वो आदिवासी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को वोट करता है। इसी बिना पे आप हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि आखिर फिर गोड्डा लोकसभा में सबसे बड़ा मतदाता वर्ग कौन है, जो आप भी जिनको टारगेट करके चल रहे हों, जिनसे जनता सबसे बड़ा मतदाता वर्ग यहाँ 55 है। विश्वकर्मा योजना के जितने लाभार्थी हैं वो गोड्डा लोकसभा के सबसे बड़े वोटर हैं। लोहार कह लीजिए, कहार कह लीजिए, सोनार कह लीजिए, कुम्हार कह लीजिए, मतलब आप ये समझिए कि वो लोग जो जिन्होंने कि श्रम से अपने आप को इस देश को सींचा है, जो हमारे प्रधानमंत्री जिसके लिए कि सबसे ज़्यादा चिंतित हैं, यदि उन्होंने सबसे बड़ी योजना की पीएम विश्वकर्मा, जिन जातियों को जो ठाकुर हैं जी, नाई हैं, जिनके बारे में कभी नहीं सोचा लोगों ने, उसके लिए आपको पता है पीएम विश्वकर्मा योजना चल रही है, वो मेरे लोकसभा का सबसे बड़ा वोटर है। उनकी आबादी यहाँ 5 लाख है, और जो मोदी की गारंटी पर मोदी जी को ही वोट करते हैं। ठीक है। हम ये बड़ा ज़रूरी सवाल है और मैं चाहता हूँ कि इस पर आप स्पष्ट तौर पर बताएं। निशिकांत जी, आप 15 साल से गोड्डा के सांसद हैं। आपके समर्थक और आपके आलोचक दोनों ये बात कहते हैं कि आपके प्रमुखता 5 काम साफ साफ दिखते हैं। गोड्डा में अडानी पावर प्लांट दिखता है, देवघर में एयरपोर्ट दिखता है, एम्स दिखता है, नेशनल हाईवेज दिखते हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं है। क्या ये 15 साल का आपका आउटपुट है, या इसके अलावा आपके पास
गिराने के लिए कुछ भी नहीं है। थोड़ा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं जब पहली बार 2009 में चुनाव लड़ने आया तो देवघर से जब मैं पहली बार गोड्डा गया जी, तो मुझे 5 घंटे लगे थे। देवघर से गोड्डा 5 घंटे? जी जी। हसडिया से गंगवारा, आप तो उम्र में काफ़ी छोटे होंगे, वैसे आप भी गोड्डा के हैं, लेकिन काफ़ी उम्र छोटी हुई है। गोड्डा से जो हसडिया से जो गंगवारा था ना, 5 किलोमीटर का रास्ता, उसको पार करने में 2 घंटे लगते थे, केवल गड्ढा ही था। आज आप 1 घंटे या 1 घंटे 10 मिनट में गोड्डा से अभी पहुंच जाते हैं देवघर। और जिस दिन ये 4 लेन पूरा चालू कर दिया मैंने जी, तो शायद 45 मिनट में आप यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ से मधुपुर है एक जगह जहाँ जाने के लिए 60 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था। आज मधुपुर जो है आप 25 मिनट में पहुँच सकते हैं, 30 मिनट में पहुँच सकते हैं, 35 मिनट में पहुँच सकते हैं। 5 रास्ते हो गए। खसपेका का पुल था, सातर का पुल है, चांदडी का पुल है, लहराजोरी का पुल है। आपके यहाँ गोड्डा में आप ये समझिए कि मैं आपको बताऊँ, हनवारा और सनहौला की दूरी जो है बहुत कम थी। पूरा का पूरा बिहार सरकार के पैसे से मैंने पूरा हनवारा पुल बना दिया। सनौर जो बुद्धिनाथ झा कैरब का गांव था जी, उसको क्रॉस करने के लिए जो है, नदी क्रॉस करने के लिए, चीर और गेरुआ क्रॉस करने के लिए कभी उसमें पुल नहीं बना। सनौर का पुल है, उसके बगल में रजौन में उरकरसिया का पुल है। इस तरह के 280 पुल है। सिंहवाहिनी जाने के लिए पुल है। ये सारे पुल मेरी देन है। डाड़े से गोड्डा की दूरी जो है वो 50 किलोमीटर हुआ करती थी। आज वो शिवनगर का पुल बना देने के बाद उसकी दूरी 18 से 20 किलोमीटर हो गई। मेरे पास 280 पुल बनाए हैं मैंने। इतने डैम बनाए, पुनासी डैम, बुढ़ई डैम। आज आप समझिए सुग्गा बथान जो है डैम के लिए जो है लगातार बात चल रही है। हरना नॉर्थ, हरना साउथ, त्रिवेणी की लड़ाई, चानन से कैसे पानी आना है, मसानजोर के पानी को कैसे रोकना है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। लेकिन इसके बावजूद आपके विरोधी क्यों कहते हैं कि सांसद जी ने अपने एमपी फंड का इस्तेमाल नहीं किया, उनका एक भी बोर्ड नहीं दिखता है क्षेत्र में? मुझे लगता है ये कि मामला क्या है? आप अपने दर्शकों को दिखाइए। क्या है कि एमपी लेड फंड में मैंने कह दिया कि मैं कार्यकर्ताओं को ठेकेदारी नहीं दूंगा। मैं पहला ही एक ऐसा जनप्रतिनिधि हूँगा जिसने कि किसी कार्यकर्ता को 15 साल में कोई ठेकेदारी नहीं दी। एमपी लेड फंड आप किसी से पूछ लीजिए, एमएलए लेड फंड, एमपी एमएलए पैसा ले या नहीं ले, वो 20-25% कमीशन का बड़ा गवाह है। लेते ही लेते हैं अधिकारी, उसके बिना कोई काम नहीं होता। ये आप बतौर सांसद ये बात कह रहे हैं? बतौर सांसद में ये बातें कर रहा हूँ, बतौर सांसद में ये बातें कर क्या रहा हूँ। रघुवर दास के दौर में भी ये चीज़ चल रही थी? कोई भी दौर हो, कोई भी दौर हो, सभी दौर में अधिकारी 20 से 25% पैसा लेते हैं, चाहे जनप्रतिनिधि पैसा ले रहा हो या नहीं ले रहा हो। मैं अपने माथे पर वो ठीकरा नहीं फोड़ना चाहता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े काम कर रहा हूँ। मैंने आपको एक पत्र व्हाट्सएप किया है जी, एमपी लेड फंड का। यदि आप रिकमेंडेशन करते हैं तो एमपी लेड फंड लैप्स नहीं होता, तो उसको 15 दिन के अंदर डीसी को अप्रूव करना है। ठीक है मेरे पास जितने पैसे बचे हुए थे, जी, मैंने तकरीबन 30 करोड़ रुपए का, 35 करोड़ रुपए का पूरे का पूरा फंड की विवाह भवन बनाऊंगा, जिसमें पुस्तकालय भी होगा, जिम भी होगा, विवाह भवन भी होगा, एयर कंडीशन होगा, हब होगा, बैठने के लिए बाहर जो है कॉफ़ी हाउस होगा, जैसे कि प्रगति मैदान में है। उसका पूरा नक्शा मैंने अपने खर्चे से बनाया और तीनों डीसी को मैंने दे दिया कि आप इन जगहों पर जो है मेरा विवाह भवन बना दो। कहाँ प्रस्ताव दिए? मैंने कई एक जगह, पोड़िया हाट का दे दिया मैंने, देवदान का दे दिया, नोनी हाट का दे दिया, जरमुंडी का दे दिया, बासुकीनाथ का दे दिया, देवघर का दे दिया, मधुपुर का दे दिया, महागामा, पथरगामा, ठाकुरगंगटी, सब जगह का दे दिया। लेकिन आप समझिए कि यदि 35 करोड़ रुपया मैंने रिकमेंड किया, 2.5 करोड़ रुपया प्रत्येक जगह के लिए रिकमेंड किया, तो 15 जगह के लिए रिकमेंड किया। लेकिन इतनी डरती है हेमंत सोरेन की सरकार कि मेरे एक भी योजना को उसने इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। और तो और गोड्डा में तो और भी हो गया, जो कि डीसी गोड्डा ने मुझे खुद एक्सेप्ट किया कि मेरा बनाया हुआ नक्शा, जो पेटेंट मेरा है, जो मैंने अपने पैसे से बनाया, उसके ऊपर जो है प्रदीप यादव से एक विवाह भवन का शिलान्यास करा दिया पोड़ैया हाट में। मेरा जो आर्किटेक्ट है वो केस कर रहा है झारखंड सरकार के ऊपर कि मेरे नक्शे को बिना मेरे परमिशन के, और कहा कि हू बहू, डीसी गोड्डा ने खुद कहा कि आप कॉमा फुल स्टॉप छोड़िए, हू बहू जो उसका रेट है वो सबके साथ हमने टेंडर किया है, आप ही के नक्शे को टेंडर किया।
ये तो झारखंड सरकार है। ठीक है, ये वाला मैटर अगर मान भी लिया जाए तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या 2014 में जब रघुवर दास की सरकार थी उस दौरान भी आपने अपने एमपी फंड का इस्तेमाल नहीं किया? क्या ये सच है? नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। कोई मेरे एमपी लेड फंड से कोई चिंतित नहीं। मैं चाहता हूँ कि एमपी लेड फंड, जैसे मैंने कहा ना कि मेरा पैसा जमा हुआ, तो जमा होकर मैंने कह दिया कि ये इतने जगह पर मैं विवाह भवन बनाऊंगा, जिम होगा, पुस्तकालय होगा, हब होगा, कॉफ़ी हाउस होगा। तो आपके अब तक के एमपी फंड से कुछ काम अगर हुए हैं जो आप गिनाना चाहते हो हमारे दर्शकों को, जो अब तक हुए हों, अब तक बीते 15 सालों में? कई एक जगह है। जैसे? यदि आप जाएंगे जी। मालिनी के पास यदि जाएंगे तो वहाँ आपको चेक डैम नज़र आएगा जिससे कि सिंचाई हो रही है। किस विधानसभा में पड़ता है? गोड्डा गोड्डा विधानसभा। विधानसभा। गोड्डा विधानसभा में जो नया पुल बन रहा है, जो लुकलुकी जाने वाला रास्ता है, उस जगह यदि आप जाएंगे तो वहाँ आपको मेरा चेक डैम नज़र आ जाएगा। उसके आगे यदि पीछे यदि जाएंगे तो कौवा जो है एक डैम हुआ करता था, उसका जो है पूरा का पूरा जीर्णोद्धार जो है वो मेरे सांसद निधि से आपको दिखाई पड़ेगा। यदि आप हसडिया की तरफ जाएंगे तो आपको कई एक जगह जो है विवाह भवन दिखाई देंगे जो मेरे एमपी लेड फंड से। यदि पांडेश्वर नाथ में जाएंगे तो वहाँ आपको विवाह भवन नज़र आएगा। कल ही मैं ठाकुर गंगटी में था तो वो महुआरा गांव में था, तो वो विवाह भवन देख के मैंने कहा कि ये नक्शा तो मेरा दिखाई दे रहा है। कहा हाँ, आप ही का दिया हुआ विवाह भवन। तो ऐसा नहीं है कि हमने काम नहीं किया है, लेकिन मैंने वहीं दिया पैसा। लेकिन इसके अलावा जो मैंने व्यक्तिगत पैसे दिए हैं वो तो उससे भी बड़े हैं। मैंने कम से कम 200 मंदिर में जनरेटर दिया है जो 4-4 लाख की कीमत का हो। मैंने कम से कम 500 मंदिर बनाए होंगे जिसमें सभी मंदिर में 1-1 लाख रुपया दिया है। मैं यहाँ नौलखा मंदिर है, आप जाकर देखिए जी, जो 1920-21 का बना हुआ था, डिफंक्ट हो रहा था, उसमें मैं 5 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा हूँ। जाके देखिए। यहाँ हरला जोरी है जी। बाबा बैद्यनाथ जहाँ आए और बैजू से जहाँ मिले, वो हरला जोरी है। हरला जोरी का वाटर फ्रंट पूरा खत्म हो गया था कहते हैं, और रावण जोरिया है जहाँ की रावण ने जो है लघुशंका की थी। आप जाकर वहाँ देखिए, वहाँ 3.5 करोड़ की लागत से जो है मैं बहुत बड़ा वाटर फ्रंट जो है वो हरला जोरी में बना रहा हूँ। ये सारे पैसे ऐसे हैं कि आपको लगेगा कि एमपी लेड फंड का आवश्यकता क्या है। चूँकि मैं भगैया से आता हूँ, खास करके झखड़ा से आता हूँ, और ये आपका ही लोकसभा सीट पड़ता है। एक शिकायत बतौर पत्रकार और बतौर गोड्डा लोकसभा का रहवासी, सिल्क हमारे यहाँ की पहचान है और हम सब मतलब खास करके जो सिल्क के पहनने को लेकर, उसके टेक्सचर को लेकर थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, उनको बड़ा पसंद है सिल्क पहनना। एक शिकायत और एक आरोप ये है कि बीते 15 साल में सिल्क को लेकर आपने कोई बहुत ठोस कदम नहीं उठाया। इसके पीछे की मूल वजह क्या है? लोग ऐसा बताते हैं और खासकर हमने देखा है अपनी आंखों से कि गोड्डा लोकसभा की एक सशक्त पहचान बन सकती है भगैया की सिल्क। यहाँ की सिल्क प्रधानमंत्री पहनते हैं, आप खुद पहनाते हैं, राजनाथ सिंह जब आते हैं तो आप खुद पहनाते हैं, आप जो भी अटायर इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुद भगैया का है। लेकिन ग्राउंड पर वो चीज़ क्यों नहीं? प्रधानमंत्री जी ने बाइडेन को जो दिया था ना सिल्क, जी, वो भी भगैया का ही। बिल्कुल। अमेरिका के राष्ट्रपति को भी उन्होंने सिल्क दिया। तो इसका मतलब कि मैं उसकी कैसी मार्केटिंग कर रहा हूँगा या प्रधानमंत्री जी कैसी मार्केटिंग कर रहे हैं, ये आपको अंदाजा हो। उस दिन जब मैंने उड़ाया तो सबसे पहले आप देखे होंगे कि वो प्रधानमंत्री जी ऐसे कमल फूल ही दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि भगैया के सारे बुनकरों को मेरा प्रणाम करना, भगैया के सारे व्यापारियों को मेरा प्रणाम करना। यही बात कहा माननीय प्रधानमंत्री जी। 150 करोड़ रुपए इस देश में 5 मेगा क्लस्टर जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने पास किए, उसमें से एक मेगा क्लस्टर भगैया है। भगैया में प्रिंटिंग कैसे हो, डाइंग कैसे हो, कॉमन फैसिलिटी कैसे डेवलप हो, मार्केटिंग कैसे हो, ये सारी व्यवस्था जो है। लेकिन ये ज़मीन पर दिख नहीं रही है। ये ज़मीन पर इसलिए नहीं दिख रही है कि बीच में 2 साल कोरोना हो गया और उस कोरोना के कारण जो है काफ़ी व्यापार बंद हुए जी। वो अब आपको दिखाई देगा। भगैया में जो आने जाने की असुविधा थी, आप देखेंगे वहाँ भगैया में रोड बन रहा है, भगैया में बाईपास की बात चल रही है। भगैया के लोगों को आने के लिए जो असुविधा थी, मिर्जा चौक की रेलवे स्टेशन पर अब कई एक ट्रेनों का जो है मैंने ठहराव किया है। भगैया में जो है टूरिस्ट आए, उसके लिए आपको ध्यान हो, वर्ल्ड के जो मेरे लोकसभा में नहीं है लेकिन मंडरो में जो एक बड़ा फॉसिल पार्क मैंने बनाया है, जो कि आंदोलन मैंने किया था, उसके लिए लगातार पार्लियामेंट में बोलता रहा। 19 करोड़ वर्ष जो है पुराना फॉसिल है, क्योंकि मैं राजनीति से अलग हटकर
अपनी लोकसभा से अलग हटकर बहुत काम करता हूँ। मैं चाहता हूं कि जो दर्शक खास करके गोड्डा लोकसभा के देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि कोई एक कमिटमेंट अगर आप करना चाहें भगैया सिल्क को लेकर, क्योंकि बहुत आशा है लोगों की कि वहां कुछ बेहतर काम हो, भले वो हो नहीं पा रहा हो। देखिए, वहाँ भगैया के लिए 2 चीज़ें हैं। वहाँ सैनिक स्कूल पहले से प्रपोजल है। ये मेरा अगला झकड़ापाड़ सवाल में था कि सैनिक स्कूल वहाँ बनेगा। कल भी मैंने भगैया में कहा है, जी वो पीपीपी मोड पर बनेगा, वो हर हालत में बनेगा। और दूसरा, भगैया जो है, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आगे आने वाले 5 साल के बाद भागलपुरी सिल्क जो है वो भगैया सिल्क के नाम से जाना जाएगा। ये जो आपने वादा किया कि सैनिक स्कूल दिखेगा, ये संभवतः 2019 में भी आपने कहा था, लेकिन ये काम पूरा नहीं हो पाया। मैं आपको उसका सैनिक लेटर भी दे दूंगा कि हेमंत सोरेन ने, देखिए ज़मीन राज्य सरकार को देना है, जी उन्होंने जरमुंडी के लिए जो है उसको भेज दिया है, जिससे कि मैं फंस के रह जाऊं कि महागामा करूं या जरमुंडी करूं। जरमुंडी में मुझे स्कूल देना होगा, मैं दूंगा जरमुंडी का। जरमुंडी मेरी अपनी लोकसभा है, अपनी विधानसभा है। जरमुंडी में भी एक सैनिक स्कूल खुलेगा, लेकिन सैनिक स्कूल सबसे पहले ठाकुर कम्युनिटी में खुलेगा। आप अडानी को लेकर लगातार क्रेडिट लेते रहे हैं कि आपने अडानी को लाया है। वहाँ लोगों की ज़मीनें अडानी पावर प्लांट में गई, लोगों का श्रम जा रहा है, लोग ने सब कुछ बलिदान दिया है अडानी के लिए। अपने जहाँ उनके घर थे उन्होंने अपना घर तोड़वा दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन चिराग तले अंधेरा है। जिस शहर को रोशन होना था उस पावर प्लांट से, वो शहर रोशन नहीं हो रहा है, बांग्लादेश चला गया। ये नाइंसाफ़ी नहीं हुई गोड्डा के लोगों के लिए या गोड्डा लोकसभा की जनता के साथ? देखिए, अडानी को कोई सपना तो नहीं आया था। कई लोग कहते हैं कि रेलवे अडानी के कारण आया। जी तो एमजीआर लाइन तो फरक्का और कहलगांव के लिए 30 साल पहले था ना, हमारे आपके जन्म के पहले से। बिल्कुल। उस पर क्यों नहीं आम जनता चढ़ रही थी? यदि इंडस्ट्री के लिए आता है तो गोड्डा में तो पहले से रेल आ गया था, वो किसी नेता को नहीं दिखाई दिया। हम जब रेल लेकर आए तो उससे अडानी को फायदा हो रहा है, फैक्ट ये। तो अडानी को मैंने इंसिस्ट किया, इसलिए अडानी आया। अडानी को क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी गोड्डा में जो है 50 लाख रुपया एकड़ ज़मीन खरीदे? 50 लाख रुपया एकड़ तो गुजरात में भी ज़मीन मिल जाता है, कहीं और मिल जाता है। दूसरा सवाल ये है कि वो बांग्लादेश जा रहा हो या वो अमेरिका जा रहा हो, जो भी पावर प्लांट होगा उसका 25% राज्य सरकार को सब्सिडी मिलेगा। सब्सिडी रेट पर जो है बिजली मिलेगी। राज्य सरकार के पास पैसा होगा तब ना बिजली खरीदेगी। अडानी ने 50 लेटर लिखे हैं, आरटीआई से पूछिए कि मेरा पावर ले लो, मेरा पावर ले लो, मैं 25% बिजली 400 मेगावाट बिजली देने को तैयार हूँ। झारखंड सरकार लेने को तैयार ही नहीं। मुद्दे कांग्रेसी बना रहे हैं, मुद्दे हेमंत सोरेन की आप पार्टी ये बना देखिए रही ना है। कि जिस अंबानी अडानी को गाली देते हैं, आप क्षेत्र चले जाओ आकाश जी, सारे बोर्ड पर अडानी सीएसआर से द्वारा दीपिका पांडे से, अडानी सीएसआर से द्वारा विधायक प्रदीप यादव। राहुल गांधी को सोचना चाहिए ना कि अडानी को आप गाली दे रहे हो, आपका विधायक प्रदीप यादव, आपका विधायक दीपिका पांडे जो है अडानी की दलाली करते हुए सीएसआर का सारा पैसा ले रहा है। अडानी से इतनी एलर्जी है तो क्यों ले रहे हो भैया? मेरा तो एक भी बोर्ड नहीं है। मेरा एक बोर्ड यदि दिखा देगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं अडानी से ना गाड़ी लेता हूं, ना घोड़ा लेता हूं, ना पैसा लेता हूं, ना मेरा अडानी से कोई लेना देना है। मैं इतना जानता हूं कि झारखंड की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट झारखंड बनने के बाद 24 साल में वो गोड्डा में आया। 15,000 करोड़ रुपया अडानी ने इन्वेस्ट किया है। 5,000 करोड़ अभी और सीमेंट प्लांट में इन्वेस्ट करेगा। इसके बाद फिर और 15,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि 1600 मेगावाट का और मैं कमिटमेंट करा चुका हूं, उसकी भी घोषणा अडानी कर चुका है। ये 3200 मेगावाट का पावर प्लांट होगा। यहाँ जो बच्चे काम कर रहे हैं वो मेरे कोई रिश्तेदार नहीं। ये सवाल था और ये बार बार आरोप लगते हैं कि सांसद जी के खूब रिश्तेदार की नौकरी लग गई है। मैंने ये कहा, ये सारे जो लिस्ट है जी, वो सारे लिस्ट झारखंड सरकार मंगवा चुकी है। 75% यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला, झारखंड सरकार उसकी लिस्ट मंगा चुकी है। उसमें यदि एक रिश्तेदार मेरा होगा, एक रिश्तेदार, उसी दिन मैं गोड्डा की राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं प्रदीप यादव नहीं हूं। 2019 और 2024 में इस्तीफा दे। मैं एक रिश्तेदार दिखा दे गोड्डा में, अडानी में मेरा रिश्तेदार काम करता है, कोई आपके रिश्तेदार बने, मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं गोड्डा की राजनीति छोड़ दूंगा। जिन भी बच्चों की नौकरी हुई है और खासकर मैंने जिन बच्चों की नौकरी करवाई है जी, वो सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक परिवार के लोग हैं और वो गोड्डा के लोग हैं। और मुझे फक्र है कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की उन लोगों को मैंने गोड्डा अडानी में जो है नौकरी दिलाने का काम किया।
और मुझे इसके लिए कोई लाग लपेट नहीं है। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को नौकरी दी है और दम ठोक कर नौकरी दी है। और अडानी जब फिर एक्सपेंड करेगा तो फिर मेरे भारतीय जनता पार्टी परिवार का कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो कि बेरोजगार होगा। उसको मैं नौकरी दूंगा दूंगा दूंगा। आप अपने विकास को लेके बहुत मुखर रहते हैं, बहुत प्रमुखता से अपनी बात कहते हैं कि मैंने ये किया। मैं चाहता हूँ कि आप अंक गणित के हिसाब से थोड़ा ये बताएं। आप कॉरपोरेट टर्न पॉलिटिशियन रहे हैं, तो ज़रा बताएं कि आप अपने विकास के काम को देखते हुए 100 में से खुद को कितने नंबर देंगे? 100 में से मैं 100 नंबर दूंगा अपने आप को ही। जब विद्यार्थी एग्जाम देने जाता है ना जी। तो उसको पता होता है कि कितना नंबर होता है। वो अपने दोस्तों से, अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से वो झूठ बोलते रहता है कि बहुत अच्छा एग्जाम गया है, बहुत अच्छा एग्जाम गया है। जी। लेकिन जब रिजल्ट आता है 1.5 महीने के बाद तो उसको पता होता है कि बेसिकली कितना नंबर आएगा उसको। अभी आप तो मैं वो विद्यार्थी हूँ जिसने 15 साल काम किया है और 15 साल में मैंने इस गोड्डा को बदलते हुए देखा है। मैंने भागलपुर को भी देखा, मैंने दुमका को भी देखा, मैंने जमुई को भी देखा, मैंने बांका को भी देखा। मैं सबको देख रहा हूँ। मैं सब जगह की पीड़ा को समझता हूँ। एक गैर राजनीतिक सवाल उठा लेते हैं बहुत जल्दी से। वामपंथियों को लेके, लेफ्ट को लेके आपकी क्या सोच है? लेफ्ट इस देश के दुश्मन है। इस देश के विकास के सारे कड़ी को कैसे ख़त्म करना है, वो अर्बन नक्सल हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपके पिताजी राधा श्याम दुबे एक कट्टर वामपंथी थे। उनको लेके आपकी क्या धारणा है, क्या सोच है? देखिए क्या है कि उस ज़माने में लेफ्ट इतना हावी हो गया जी। गांव में कि लोगों को अपनी ज़मीन बचानी मुश्किल थी। बिल्कुल। यदि आप लेफ्ट नहीं होते तो जिस इलाके में मेरा पुश्तैनी गांव है, क्योंकि मैं तो पैदा देवघर में ही हूँ, क्लास 3 तक की पढ़ाई मेरी यहीं आनंद मार्ग स्कूल में हुई है। तो यदि मेरे पिता लेफ्ट नहीं होते जी। तो मेरी जितनी संपत्ति थी उस पर लाल झंडा गड़ जाता। और पिरपैंती इलाके के जितने जमींदार परिवार थे या बड़े परिवार थे, आपको पता हो कि वहाँ जो कैंडिडेट होते थे सीपीआई के रामेश्वर जी, वो पिरपैंती के सबसे बड़े जमींदार थे। जाति से भूमियार थे, सबसे बड़े थे। अंबिका बाबू जो एमएलए हुए, लगातार रहे, उनके पास भी सैकड़ों एकड़ जमीन। तो लोगों को अपना ज़मीन बचाने के लिए लेफ्ट बनना जरूरी था। तो मुझे लगता है कि मेरे पिता ने शायद अपना ज़मीन बचाने के लिए, अपना परिवार बचाने के लिए लेफ्ट की विचारधारा को अपनाया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके एक बड़े अजीज दोस्त हैं और ऐसी दोस्ती बहुत बिरले लोगों ने देखी है। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री भी रहे हैं, मधुपुर से विधायक भी रहे हैं, और आप दोनों की दोस्ती कई बार झारखंड ने बाकायदा फेसबुक पर देखी भी है। इस दोस्ती का राज क्या है? क्यों राज परिवार से पूरे झारखंड के लोग बोलते हैं कि निशिकांत दुबे जी की राज परिवार जी से बनती नहीं? देखिए ये क्या मामला है- क्या क्या है? है एक कि बार खुल करके आज इस पर बातचीत हो ही जाए। राज पलिवाल जी यदि राजनीति में बढ़े तो उसमें मेरे परिवार का सबसे बड़ा योगदान है। मेरे मामा जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष रहे, उनके वो शिष्य रहे, और 2005 में उनको टिकट दिलाने में मेरे मामा की सबसे बड़ी भूमिका रही, प्रोफेसर नित्यानंद मिश्र जी की। मैं जब 2009 में चुनाव लड़ने के लिए आया तो मैं केवल राज पलिवाल को ही जानता था। मैंने उनको फ़ोन किया जी। लेकिन देवघर आने के समय जसीडीह रेल स्टेशन पर जो घटना हुई कि उनके नेतृत्व में जो केस चला कोर्ट में, इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूँ जी। कि मेरे 5 साल के बेटे को ट्रेन से खींचने की, यदि मेरा पैर नहीं होता और मेरे पैर के बीच में मेरा बेटा नहीं फंसता बड़ा, तो शायद आज मैं आपसे बात करने की स्थिति में नहीं होता, उसकी मृत्यु हो जाती। उसको जिस तरह से बेरहमी से चलती ट्रेन से खींचने की कोशिश की जसीडीह रेलवे स्टेशन, ये 2009 की बात। ये 2009 की बात है। जिस आदमी में ये मॉरल नहीं हो, बच्चे अलग होते हैं, महिलाएं अलग होती हैं, परिवार अलग होता है। लड़ाई निशिकांत दुबे से हो सकती है, उसके 5 साल के बच्चे से नहीं हो सकती। आप उस व्यक्ति के बारे में क्या चर्चा कर सकते हैं? वो पार्टी में है, पार्टी में रहें, पार्टी में लोग मंत्री उनको बनाते रहें। आज उनको दुमका की जिम्मेवारी मिली है, दुमका के वो प्रभारी हैं, ये पार्टी को सोचने वाली बात है। दुमका में वो कभी काल जो है
तफरी करते हुए नजर आते हैं। मैक्सिमम समय वो मधुपुर, देवघर यही नजर आते हैं। जिनको पार्टी की जिम्मेवारी का भी एहसास नहीं है, उसके बारे में मैं क्या चर्चा कर सकता हूँ। लेकिन आपके बारे में एक शख्स और चर्चा करते हैं, सारठ से विधायक रणधीर सिंह। झारखंड विधानसभा का सत्र चल रहा था, उनका एक बयान आया कि कई बार निशिकांत दुबे जी पार्टी लाइन से ऊपर उठते हैं और कई बार अपने बयान से सख्ते में कर देते हैं पूरे प्रदेश संगठन को। आपने उस दौरान कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक हैं जो भाजपा के संपर्क में हैं, और तब रणधीर सिंह का बयान आया है कि कौन है निशिकांत दुबे। उनका इस रणधीर सिंह जी का बयान तो अपने आप खत्म हो गया ना आकाश। सीता सोरेन जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो एमएलए हैं ना जी। लोबिन हेवरम जी ने घोषणा कर रखा है कि राजमहल से चुनाव लड़ूंगा। चमरा लिंडा ने घोषणा कर दिया है कि लोहरदगा से चुनाव लड़ूंगा। ये सब तो आ गए ना सामने। ये क्या वजह है कि आपसे या तो नहीं, लोग नहीं, इनसिक्योर रहते हैं या आप मैं इनसिक्योर रहते हैं? दूसरी क्या बात मामला? कर रहा हूँ। जी बुद्ध की एक कहावत है कि यदि किसी के ऊपर आप उपकार करिए जी। तो आपको वो गाली देगा ही। 2009 में रणधीर सिंह जी मेरे साथ चुनाव में थे। मैं उनको और नारायण दास जी दोनों को टिकट देना चाहता था। दोनों की टिकट फाइनल भी हो गए। मेरी बात को पार्टी ने मान भी लिया था। ठीक। लेकिन दोनों सीट जेडीयू को चला, चुनाव नहीं लड़ पाए। और मैं बहुत ही सच बोलता हूं, जो चुनाव उन्होंने निर्दलीय के तौर पर लड़ा, उसकी मैक्सिमम फंडिंग मैंने की। मैंने पैसा दिया रणधीर सिंह बड़ी को। जिम्मेदारी के साथ आपकी बात पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं बोल रहा हूं। उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बढ़ाने में यदि किसी आदमी ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया तो वो मैं था। इसीलिए वो क्या बोलते हैं, मुझे लगता है कि अपने भाषा पर जितना संयम रखिए, क्योंकि जब चीज़ों को कुरेदते हैं तो कई एक ऐसी चीज़ें हैं, अनछुए ऐसे पहलू हैं जी जो कि आपके आते हैं। इसका संयम रखना चाहिए रणधीर जी को। रणधीर जी को मैं अच्छा मानता हूँ, उन्होंने सारठ क्षेत्र में अच्छा काम किया है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे लगता है कि उसी तरह का जनप्रतिनिधि होना चाहिए। लेकिन यदि भाषा का संयम नहीं है तो फिर आप बहुत सक्सेसफुल नहीं। मैं ये इंटरव्यू मुकम्मल नहीं होगा अगर मैं ये सवाल छोड़ दूं। एक दर्शक ने ये कहा कि ये सवाल को बिल्कुल एड्रेस कीजिएगा और बिल्कुल इस पर उनकी टेक लीजिएगा। एक मेडिकल कॉलेज हड़पने का आरोप आप पर लगा है। इस पर आपकी पत्नी सहित 9 लोगों के खिलाफ जसीडी थाने में मामला दर्ज हुआ है। 406, 409, 420, 467, 468, 471, 120B, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। क्या है ये मामला, थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। क्या वाकई आपने हड़पा है मेडिकल कॉलेज? क्या है कि ये केस कैसे हुआ, ये अपने आप में पुलिस राज के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, या किस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार काम करती है मेरे खिलाफ। ये संपत्ति बैंक की है। एक आदमी ने लोन लिया जी लोन नहीं चुकाया, तो आपको पता है कि जिस कंपनी में मैं डायरेक्टर था एसआर, जी उसने भी लोन नहीं चुकाया, तो उसको भी अपनी रिफाइनरी बेचनी पड़ी और उसको अपना स्टील प्लांट बेचना पड़ा। और उसने नहीं बेचा, एनसीएलटी ने बेचा। ठीक है। उमंग केजरीवाल जी ने बोकारो में स्टील प्लांट बनाया था, इलेक्ट्रो स्टील, पैसा नहीं चुकाया तो वेदांता ने खरीद लिया। भूषण ने नहीं चुकाया तो आर्सलर मित्तल ने खरीद लिया, और या टाटा ने खरीद लिया, या सज्जन जिंदल ने खरीद लिया। आप पैसा नहीं चुकाएंगे तो वो बैंक नीलामी करता है। नीलामी के 2 प्रोसेस है। जो हमने नया कानून बनाया मोदी जी ने, वो एनसीएलटी है, और जो पुराना कानून है वो डीआरटी की डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है। ठीक। बैंक ने इस संपत्ति को नीलामी पर पहुंचाया। 12 बार नीलामी हो चुकी और कोई नीलामी में लेने को तैयार नहीं। तो 13वीं बार जब नीलामी हुई तो वो हमारे परिवार के जो ट्रस्ट है उसने खरीद लिया। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। यदि किसी को ग्रीवांस है तो उसी एक्ट में, इसको सरफेसी एक्ट कहते हैं, उसी एक्ट में आप कानून का सहारा लीजिए। लेकिन कोई पुलिस किसी जीवन में इसके ऊपर एफआईआर नहीं कर सकती। ये कोर्ट का फैसला है।
ये कोर्ट से आप समझिए कि न्यायपालिका भी खत्म हो गई। हाई कोर्ट में ये लोग गए, हाई कोर्ट के डबल बेंच जज ने ये फैसला किया कि ये नीलामी सही है। 12 बार कोई खरीदार नहीं आया, 13वीं बार यदि किसी ने खरीद लिया, बैंक को जो पैसा फंसा हुआ था पिछले 15 साल से, बैंक को उसका पैसा मिल गया। लेकिन यहां तो यदि कोई अच्छा काम आप करने के लिए जाइए, और ये ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये नो प्रॉफिट नो लॉस का है, इसमें नुकसान के अलावा जो है कभी कुछ होना नहीं है। क्योंकि अब तो जो एडमिशन भी होते हैं मेडिकल कॉलेज में, वो भारत सरकार के एग्जाम से ही तय होते हैं। कोई प्राइवेट आदमी जो है कोई तय नहीं कर सकता, उसकी फीस भी निर्धारित होती है। लेकिन इसके बावजूद आपने खरीदा। उसका कारण ये है कि जब आप इस क्षेत्र में हैं तो इस क्षेत्र में स्वास्थ्य जो है आज भी एक बड़ी समस्या है। जो एम्स है, एम्स में ऑल इंडिया के बच्चे पढ़ने आएंगे, लेकिन यहाँ के लोकल बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए आज भी कोई बड़ा साधन नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपने अपनी पैसे लगाए और ये सार्वजनिक तौर पर, क्योंकि मुझे ये करना है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी नहीं है ना कि कोई बेनामी है, और 15 साल से बैंक का पैसा फंसा हुआ था। और जो काम आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, और एक भगौड़ा आदमी वो कैसे पुलिस थाने पहुंच गया, 3 केस में भगौड़ा है, सीबीआई कोर्ट से भगौड़ा है, ईडी कोर्ट से भगौड़ा है, बिहार कोर्ट से भगौड़ा है, झारखंड कोर्ट से भगौड़ा है। एक भगौड़े आदमी का सहारा लेके आप किसी के ऊपर केस कर देते हैं, इस केस का फैसला भगवान ही करे। क्या फर्क पड़ेगा क्या, चूंकि चुनाव के जस्ट पहले ही ये पूरा मामला, यदि ये फर्क पड़ता, ये आपके चुनाव, यदि कोई फर्क पड़ता, यदि मैं कोई गलत काम करता, तो मैं आपको कोई मूर्ख आदमी नजर आता हूं कि चुनाव के बीच में ये काम करता हूं? ये आखिरी सवाल पर हम आते हैं कि इन दिनों पूरे झारखंड में एक तरह से एक पूरा मोमेंटम क्रिएट हुआ बाहरी भीतरी सांसद का। आप भागलपुर के रहवासी हैं, गोड्डा से 3 बार से सांसद हैं, चौथी बार रेस में। क्या लगता है निशिकांत दुबे जी को कि जिस गोड्डा लोकसभा में वे चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ से स्थानीय व्यक्ति को ही पार्टी को टिकट देना चाहिए था क्या? आपको भागलपुर से ही लड़ना चाहिए था? ये ऐसा होना चाहिए था क्या? चूँकि लगातार ये सवाल उठता है कि स्थानीय को मौका मिलना चाहिए। स्थानीय कौन है? मैंने तो आपको कहा कि मैं देवघर में पैदा हुआ, यहाँ बिलासी टाउन में जी एक रोड है शीतल मल्लिक रोड, जी, वहाँ एक मकान है मुरार भवन, आज भी वो मुरार भवन के नाम से जाना जाता है। आप जाके मुरार भवन में पता करिए कि मैं यहाँ पैदा हुआ कि नहीं हुआ। उसके ठीक बगल में एक पार्वती भवन है जो मेरे मामा का मकान है। मेरे मामा वहाँ मुरार भवन में किराए पर रहते थे। जब वो जेल चले गए इमरजेंसी में, तो उनको जो 14,000 रुपया मिला, तो उसमें से उन्होंने मकान लिया, वो बगल में पार्वती भवन। लेकिन संभवतः वोट देने भागलपुर जाते हैं लोग। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, कहानी बता रहा हूँ। दूसरा क्या है कि मेरी 3 तक यहाँ पढ़ाई हुई, मामा जेल चले गए, तो मैं फिर नाना के यहाँ चला गया। तो स्थानीय कौन हुआ? मेरे फादर यहीं नौकरी करते थे इरिगेशन डिपार्टमेंट में, वो इमरजेंसी में सैक हो गए, यहीं देवघर में ही काम करते थे, यहीं देवघर में रहते थे। मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन, मेरी बड़ी बहन जो है यहाँ मातृमंत्री स्कूल है, जाके देख लीजिए, रक्षा कुमारी उसका नाम है, अभी मागामा में जी। आप उसमें देखिए कि रक्षा पढ़ती थी कि नहीं पढ़ती थी। 72-73 का मातृमंदिर सरकारी स्कूल है, आप जाके देखिए। आनंद मार्ग स्कूल में देखिए कि मैं यहाँ पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था। और मेरी जो छोटी बहन थी जिसकी डेथ हो गई, लीना, वो यहाँ देवघर कॉलेज में पढ़ती थी। मेरे 2 मामा यहाँ प्रोफेसर थे, एक फिलॉसफी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे नित्यानंद मिश्रा जी, और एक प्रोफेसर अर्जुन मिश्रा जी थे, मैथमेटिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। यहाँ के सिविल सर्जन मेरे ममेरे भाई रहे डॉक्टर अंजनी मिश्रा। स्थानीय कौन है? तो इतना सब कुछ है, तो क्या निशिकांत दुबे जी के पास खतियान भी है क्या 1932 वाला? क्योंकि ये पूरा एक मोमेंटम क्रिएट हुआ 1932 का। ये 32 का खतियान जो है जी, इस देवघर शहर के किसी आदमी के पास नहीं, पूरे मधुपुर अनुमंडल के किसी आदमी के पास 32 का खतियान नहीं। गोड्डा शहर में जो लोग रह रहे हैं उनके पास भी 32 का खतियान नहीं है। दुमका शहर में जो लोग रह रहे हैं उनके पास भी 32 का खतियान नहीं है, और साहबगंज में जो लोग रह रहे हैं उनके पास भी 32 का खतियान तो नहीं। पहली बार और बाबूलाल मरांडी जो धनबाद में रह रहे हैं जी उनके पास भी नहीं है, जो बोकारो में रह रहे हैं उनके पास भी नहीं है, और जो कोल्हान में रह रहे हैं जी, उनके पास भी नहीं है, और जो पलामू में रह रहे हैं उनके पास भी 32 का खतियान नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि क्या बाबूलाल मरांडी अपने प्रथम मुख्यमंत्रित्व काल में 1932 के आधार पर उन्होंने जब स्थानीयता तय करने की कोशिश की, और जब उनकी कुर्सी भी गई मुख्यमंत्री की, तो उन्होंने गलत डिसीजन लिया? ये इस सवाल का जवाब बाबूलाल मरांडी ही दे सकते हैं। मैंने आपको जो वास्तविक स्थिति है वो मैंने बता दी कि धनबाद के लोगों के पास, बोकारो के लोगों के पास, पूरे कोल्हान, जमशेदपुर, चाईबासा के लोगों के पास, पूरे पलामू अनुमंडल प्रमंडल के पास, और यहाँ
जी। देवघर में देवघर शहर के पास, दुमका शहर के पास, गोड्डा शहर के पास, साहबगंज के शहर के पास, पाकुड़ शहर के पास, जितने भी शहरी क्षेत्र हैं और जो दामिन खो का एरिया है, उसमें किसी के पास 32 का खतियान नहीं। आपको राजनीति में स्थापित करने के लिए दुर्गा सोरेन का नाम लिया जाता है, कितनी सच्चाई है इस बात? दुर्गा मेरे दोस्त थे, चुनाव लड़े, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उनको लगता था कि झारखंड को एक समय में जो है शायद मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता हुआ नजर आऊँगा, उनको लगता था, इसीलिए उन्होंने मेरा साथ दिया। क्या आप क्रेडिट देते हैं क्या अपनी पहली जीत का? निश्चित तौर पर क्रेडिट देता हूँ, और मैं आज भी, क्योंकि आप जब 6000 और, वोट के अंतर से और, जीते। आज भी मैं इस चीज़ के, देखिए क्या है कि जीत और हार तो एक अलग चीज़ होती है। जी यदि उन्होंने 80,000 वोट काटा तो मैं ये कहूँ कि आजसू जो है उसने भी 45-50,000 वोट काट लिया, जी ठीक है ना। एक मारवाड़ी को खड़ा कर दिया था प्रदीप यादव ने, बासुकीनाथ के, उसने भी 26,000 वोट काट लिया। एक घटवाल को खड़ा कर दिया था, उसने भी 18,000 वोट काट लिया। अशोक शर्मा जी जो अभी मेरे पार्टी में हैं, जी सरैया हाट में, उनको भी खड़ा कर दिया था, वो भी 18,000 वोट काट लिए थे। ये सब वोट तो हमारे थे ना। जी तो इसीलिए साजिश केवल एक तरफ से नहीं होती है ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। उन्होंने मुझे मेरे वोट काटने वाले लोगों को खड़ा कर दिया था, तो मैंने एक बड़े वोट काटने वाले को खड़ा कर दिया, बात बराबर थी, क्योंकि अब ये भाजपा का गढ़ है और भाजपा ही यहाँ से जीतती। चलिए, कुल मिला के ये बातचीत बहुत लंबी बातचीत होगी, और चूंकि आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, चुनाव यात्रा नहीं कर रहे हैं, तो जनसंपर्क के दौरान हमने इतना वक्त लिया है, इसके लिए तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला। और मुझे उम्मीद है कि लगभग सवाल जो हैं वो इस इंटरव्यू में आ गए हैं। हालांकि बहुत सारे सवाल थे जिन पर बातचीत किया जाना था, लेकिन फिर एक बार अगर चुनाव के पहले बातचीत हो पाएगी तो संभव हो कि हम उस दौरान बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए।